हमारा सबसे पहला जो यूनिट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दिस यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैट। ये यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोस्टैट। ओके। इस यूनिट के अंदर हमारे पास दो चैप्टर्स आ जाते हैं। इस यूनिट के अंदर हमारे पास दो चैप्टर्स आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 1, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और चैप्टर नंबर 2 हमारे पास आ जाता है। चैप्टर 2 हमारे पास आ जाता है यहाँ पे। इट इज पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो भाई देखो जरा, इस यूनिट का नाम क्या है? इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैट। यूनिट इटसेल्फ सेज चार्ज दैट इज स्टैटिक इन नेचर। When the charge starts moving, the moving charge produces current. That is why चैप्टर नंबर 3 में चार्ज मूव करना शुरू कर जाएगा और उस चैप्टर का नाम रख दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी। So in chapter number 1 and chapter number 2, charge is static, and we are going to study about the properties of that static charge. That is why this unit is called as electrostat. ठीक है। तो सबसे पहले पहले चैप्टर के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज एग्जैक्टली चार्ज, चार्ज आया कहां से है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज, एंड हाउ द चार्ज इंपैक्ट द एनवायरमेंट अराउंड इट। इसीलिए यूनिट 1 हमारे पास क्या है? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज फील्ड दैट इज क्रिएटेड बाय चार्जेस। ठीक है। तो ये हमें स्टडी करना है। चलो, तो फिर शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर, चैप्टर 1, it is electric charges and fields. ओके, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चार्ज। चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो भाई ये कहानी है कुछ अराउंड 600 बीसी के आसपास की। 600 बीसी। तो 600 बीसी, ओके एक सेकंड। ओके, तो हाँ, शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में समझना। तो भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस की कहानी शुरू होती है इन ईयर 600 बीसी। 600 बीसी के अंदर क्या हुआ था? एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था। एंड व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट? एक एम्बर रॉड, एम्बर एक मटेरियल है, कुछ कुछ ग्लास रॉड जैसा ही है, ठीक है। सो एक एम्बर रॉड लिया गया और उसे वूलन के ऊपर, वूल के ऊपर रब किया गया। जब इस रॉड को वूल के ऊपर, एम्बर रॉड को रब किया गया, तो साइंटिस्ट व्हाट दे हैव सीन कि एम्बर रॉड ना वूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। वो हैरान हो गए। उनको लगा यार ये क्या हुआ, मतलब वी जस्ट रब्ड वन रॉड ऑन वूल एंड नाउ इट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग। तो उन्होंने ये देखा कि क्या ये सिर्फ वूल और एम्बर रॉड के बीच में होता है या फिर दिस थिंग हैपेंस विद एवरी काइंड ऑफ मटेरियल। सो दे टुक डिफरेंट पेयर्स एंड दे स्टार्ट कंडक्टिंग दिस दिस एक्सपेरिमेंट। है ना? आपने बचपन में भी एक्सपेरिमेंट किया होगा। यू टुक अ स्केल, यू रब दैट स्केल ऑन योर हेयर्स, और फिर छोटे छोटे पेपर पीसेस लिए और उसको पास लेकर आए, तो वो पेपर पीस क्या होने लग गए? अट्रैक्ट होने लग गए। है ना? ये एक्सपेरिमेंट आपने भी बचपन में किया हुआ है। तो सेम थिंग द साइंटिस्ट दे डिड इन ईयर 600 बीसी। तब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई है? 1897 में हुई है। ठीक है, तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुए हुए। तो ये एक्सपेरिमेंट इट वाज वे बियॉन्ड द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो साइंटिस्ट ने ये चीज, एक्सपेरिमेंट को बार बार कंडक्ट किया, एंड दे केम टू अ कंक्लूजन, व्हेन वन बॉडी इज रब्ड ओवर द अदर बॉडी, then the bodies acquire a fundamental entity. That fundamental entity is called as charge. That fundamental entity is called as charge. ठीक है। तो अब बात आती है कि भाई ये जो रॉड है, इस रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज? ठीक है, और ये वूल है। ठीक है। तो साइंटिस्ट ने बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, एंड आफ्टर कंडक्टिंग ऑल दोज एक्सपेरिमेंट्स, साइंटिस्ट दे केम टू अ कंक्लूजन दैट देयर आर ओनली टू काइंड ऑफ चार्जेस।
One of the charge is positive and another charge is negative. So there are two polarities. There are two polarities of charge. कौन सी है? One is positive charge, और सेकंड है हमारे पास नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज बोलो या पोलैरिटी बोल लो, एक ही बात है. ठीक है, पोलैरिटी. और फिर उसके बाद उन्होंने कंक्लूड किया, ये रॉड ली, एम्बर रॉड, दूसरी एम्बर रॉड ली, दोनों को नजदीक लेकर आए, वो बोल रहे अरे ये तो रिपेल कर रहा है. बट व्हेन द एम्बर रॉड इज ब्रॉट क्लोज टू द वूल, उन्होंने देखा वूल को अट्रैक्ट कर रहा है. मींस दे सेड that like charges or like polarities they repel and unlike polarities attract. तो यहां से इन्होंने क्या कंक्लूड किया? यहां से कंक्लूजन आई, कंक्लूजन that unlike polarities attract and like polarities repel. ठीक है भाई. तो ये तो बात हो गई चार्जेस की, कि चार्जेस कहां से हमें पता चला, चार्जेस का कॉन्सेप्ट कहां से आया, व्हाट आर द पोलैरिटीज एंड व्हाट इज द कंक्लूजन. ठीक है, ठीक है. अब अगेन क्वेश्चन रिमेन्स द सेम. व्हाट इज द पोलैरिटी ऑन रॉड एंड व्हाट इज द पोलैरिटी ऑन दिस वूल? So scientists, they were not able to figure it out that whether the polarity on the rod is positive or on the wool it is positive. So they just took a reference. Scientists ने by default एक reference लिया, और इस reference के basis पे बाकी सारे pairs के ऊपर charges decide होने लग गए. और वो reference क्या था? कि when a glass rod is rubbed on silk cloth or wool, then glass rod will have positive polarity. ठीक है, और सिल्क क्लोथ के ऊपर किस तरीके की पोलैरिटी बोल दी गई? नेगेटिव पोलैरिटी. ठीक है, ये हमारा रेफरेंस हो गया. अब बात आती है चार्जेस का नेचर क्या होता है. इट इज अ स्केलर और वेक्टर. सो चार्ज इज स्केलर इन नेचर. चार्ज इज स्केलर quantity. Scalar quantity means they don't need to follow vector law of addition. Vector law of addition क्या होता है? अगर मैं बोलता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. याद है ना सबको, क्लास 11th में पढ़ा था आपने? बता दो अगर किसी को नहीं पता. आई एक्सप्लेन इट अगेन. आराध्य, अनुश्री, हृदय, तेरे को पता है ना तुम्हें ये दिस फॉर्मूला? यस ठीक है, ओके ओके. चतुर, तेरे को पता है ना दिस फॉर्मूला, द वेक्टर फॉर्मूला? यस सर. ओके, ठीक है. ख्वाहिश, प्रणील, याद है तुम्हें? यस यस. ठीक है, okay. So the quantity which follows the addition, कौन सा addition? Simply 1 plus 1 2. That kind of addition we call those quantities as scalar quantities. So charge हमारे पास एक scalar quantity है, और इसकी जो SI unit है, इसकी SI unit जो है वो क्या है? कूलम है. इसकी SI unit हमारे पास क्या? कूलम है. हम इसे डिनोट कर सकते हैं C के साथ. ठीक है, ओके. अब ये जो कूलम है अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी यूनिट होती है. दिस कूलम इज अ वेरी लार्ज यूनिट. तो इसको जरा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कूलम कितनी बड़ी यूनिट होती है. तो राइट डाउन ऑन न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल लिखो. अच्छा, एक सेकंड रुको जरा गाइस, एक सेकंड रुको, एक सेकंड. बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस कि कूलम कितनी बड़ी यूनिट होती है, मैं एक छोटी सी चीज डिस्कस करना चाहता हूं, फिर उसके बाद आई विल कम टू दैट न्यूमेरिकल. देखो भाई, ये जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ है ना, इस एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्टली हुआ क्या? मैंने आपको ये तो बता दिया कि बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आ रहा है. सबसे पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग व्हेन द रॉड इज रब्ड ऑन द ग्लास वूल.
तो देखो हो ये रहा है व्हेन द रॉड इज, अरे यार, ओके, सो व्हेन दिस रॉड इज रब्ड ऑन द वूल, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि व्हेन द रॉड इज रब्ड ऑन द वूल, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही है, सॉरी, फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही है। सो फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, और वो जो हीट है, इलेक्ट्रॉन्स दे आर गेटिंग दैट हीट। सो इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली बाउंडेड, those electrons they jump from one body to another body, and now there is a deficiency of electron in this rod, and deficiency of electron is taken as positive, and excess of electron is considered to be negative. तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, प्रोसेस समझ में आया आपको? जब एक रॉड को वूल के ऊपर, दूसरे एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के ऊपर जब रब किया गया, तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रही है। एनर्जी कहां से मिल रही है? ड्यू टू फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस हो रही है। दैट हीट इज रिसीव्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स दैट आर लूजली बाउंडेड, वो एक मटेरियल को छोड़ के जंप कर जाते हैं दूसरे मटेरियल में। सो इट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू विच द बॉडी गेट्स चार्ज। सो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो गए हैं, दैट बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया, दैट बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। जिसकी वजह से किसी भी मटेरियल के ऊपर चार्ज आ जाता है। वी कैन सी द सिमुलेशन एज वेल। आई शो यू वन सिमुलेशन, वेट। तो चलो देखो जरा इस चीज को सिमुलेशन के थ्रू समझते हैं। देखो, initially the body, they are having equal positive and negative charge, just like amber rod के बारे में बात कर लेते हैं और silk cloth के बारे में बात कर लेते हैं, both are having positive and negative charge. So initially अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, this balloon is not attracted towards wool and this balloon is not attracted towards this wall, but अगर मैं इसको इसके नजदीक भी रख देता हूँ, सी देखो अभी भी ये electrons are not jumping from this wool to this balloon. So when I start rubbing the balloon on this wool, so electrons they jump from the wool to balloon. अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर शो द चार्ज डिफरेंस, तो सी देखो जरा एक बार, शो ऑल द चार्जेस। इफ आई टॉक अबाउट दिस वॉल, दे आर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, है ना? सो व्हेन आई सी चार्ज डिफरेंस, तो यहां पे कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं है, बट नाउ दिस बलून इज नेगेटिवली चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। तो जब मैं इसको रिलीज करूंगा, दिस बलून विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द वूल। यही प्रोसेस हो रहा है एम्बर रॉड में और वूल सिल्क क्लोथ के अंदर। इवन देखो जरा, जब मैं इसको वॉल के नजदीक लेके जाता हूं तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, देखो, द नेगेटिव चार्ज इज रिपेलिंग द नेगेटिव चार्ज। So when I'm bringing this balloon close to the wall, this negative charge repelling the negative charge, तो यहां पे हमारे पास कौन सा चार्ज आ गया? Positive. This positive charge is attracting the negative charge and hence the balloon is sticking to the wall. समझ में आ रही है बात सबको? है ना? तो ये प्रोसेस है हमारा किसका? चार्जिंग का। ठीक है, अब समझ में आ चुका है सबको? अच्छा, व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? So charge on electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है गाइस, ये ज्यादा ना लिखने वाला अभी कुछ है नहीं, इसीलिए मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूं। जहां पे लिखवाने वाला होगा वहां पे मैं खुद अपनी साइड से बोल दूंगा कि इसको लिख लो। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपको समझना है। लिखने वाला पार्ट यहाँ पे था, तो आपको इसको लिखना था। ओके, चलो। तो अब न्यूमेरिकल्स के बारे में एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आई टोल्ड यू कि हमारे पास यहाँ पर जो चार्ज की ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलम। कूलम अपने आप में काफी बड़ी यूनिट होती है। कितनी बड़ी यूनिट होती है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल। राइट डाउन, इफ इफ 10 to the power 9 electrons are traveled per second, if 10 to the power 9 electrons are transferred per second from from
one body to the other, from one body to the other, then then how much time how much time will it take, how much time will it take to transfer 1 coulomb of charge? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? If 10 to the power 9 electrons per second are transferred from one body to another, how much time will it take to transfer 1 coulomb of charge? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चतुर, तेरे को अब क्लियर है ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यस सर। ठीक है। अनुश्री, तुझे समझ में आया ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यस सर। ठीक है। हृदय, तेरे को क्लियर है? यस ठीक है। आराध्या, तेरे को समझ में आया ना ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है? ठीक है, ठीक है। ख्वाहिश, प्रणील? यस यस। ठीक है। दक्ष? यस। ठीक है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं आपको। अच्छा, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है, सो मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। यू कैन सी दिस इन योर स्कूल एग्जाम्स। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोल रहा है 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर इन 1 सेकेंड। गाइस, 10 टू द पावर 9, इट्स अ बिग नंबर। 10 टू द पावर 7 कितना होता है? 1 करोड़। 10 टू द पावर 9 कितना हुआ? 100 करोड़। दैट मीन 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमसे बोला जा रहा है बताइए 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा। कैसे करेंगे? हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है? ओके। सो नाउ 10 to the power 9 electrons are transferred in 1 second. Therefore, charge transferred in 1 second. How much charge is transferred in 1 second? So, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना? इट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. So how many electrons are transferred? 10 to the power 9. So I can say 1.6 into 10 to the power -10 coulomb charge is transferred in 1 second. तो मैं यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज करूंगा। कैसे लिखेंगे? सो टाइम टेकन टू ट्रांसफर 1.6 into 10 to the power -10 coulomb चार्ज। तो कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड। सो टाइम टेकन टू ट्रांसफर 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 सेकेंड्स। सो ये टाइम आ जाएगा हमारे पास, इट इज 5/8 इंटू 10 टू द पावर 10 सेकेंड्स। मजा नहीं आया? क्यों मजा नहीं आया? सेकेंड्स में टाइम लिखा हुआ है, हमें समझ में नहीं आ रहा है बड़ा टाइम है छोटा टाइम है। क्यों हृदय, सही बात है कि नहीं है ना? ऐसा लग रहा है भाई ठीक है, कुछ कुछ आंसर आ गया होगा। बट अब जरा हम थोड़ा इंटरेस्ट लेकर आते हैं जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं ईयर्स में। तो देखो जरा, 5/8 इंटू 10 to the power 10 डिवाइड करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करना है। तो ईयर में कितने साल, सॉरी कितने दिन? 365 डेज। एंड एक दिन में कितने घंटे? 24 आवर्स। इन 1 आवर हाउ मेनी सेकेंड्स? 3600 सेकेंड्स। ये लीजिए, ये आपका कन्वर्ट हो चुका है ईयर में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट एन अप्रोक्सीमेट ऑफ 198 ईयर्स। समझ रहे हैं आप ये? अब आया मजा भाई। लगभग लगभग 3 जिंदगियां चली जाएंगी एक कूलम चार्ज को ट्रांसफर होते हुए देखने में। तो कूलम अपने आप में बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है। दैट इज वाई
चार्ज को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, वी डोंट प्रेफर टू यूज कूलम, we use some other units instead of coulomb. But if someone talks you about what is the SI unit of charge, so we can say that coulomb is the SI unit. But do we use coulomb? No. Why? Because coulomb itself is a very big unit. Instead of that, we use some other units which are like, अभी देख लेते हैं, smaller in size. न्यूमेरिकल सबको समझ में आया भाई? बता दो जरा, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो एकदम बिंदास। अरे हाँ ना बोलो यार एटलीस्ट। Yes. Yes, sir. ठीक है ठीक है। ख्वाहिश, अनुश्री, चतुर, Yes, sir. Yes, sir. चतुर, Sir. ओके कूल, चलो ठीक है। तो जैसा मैंने मेंशन किया आपको कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग कूलम वी यूज सम अदर यूनिट्स। सो व्हाट आर द अदर यूनिट्स दैट वी यूज? सो अदर यूनिट्स, देखो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है मिली कूलम। सो 1 मिली कूलम, I can write 1 mc, that is 10 to the power -3 कूलम। फिर उसके बाद सेकेंड यूनिट आ जाती है हमारे पास 1 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो कूलम ये है हमारे पास सिंबल 10 टू द पावर -6। गाइस देखना जरा एक बार, इस सिंबल को बोला जाता है, ये जो सिंबल है इस सिंबल को बोला जाता है म्यू, MU, म्यू। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो 1 माइक्रो कूलम हमारे पास क्या आ गया? 10 टू द पावर -6। फिर उसका नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 1 नैनो कूलम। वन नैनो कूलम, तो 1 नैनो कूलम कितना होता है? 10 टू द पावर -9 कूलम। फिर लास्ट हम देख लेते हैं 1 पीको कूलम। तो 1 पीको कूलम इज 10 टू द पावर -12 कूलम। तो हम इनका यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ सिंपली कूलम। एक टेबल बनवा देता हूं, दिस टेबल विल बी हेल्पफुल फॉर दिस चैप्टर। और वो टेबल क्या है? सीरियल नंबर, पार्टिकल, मास, चार्ज। ठीक है, देखो भाई, सीरियल नंबर 1, पार्टिकल हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। इफ आई टॉक अबाउट चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अभी ख्वाहिश बोलेगी, अरे सर अभी तो आपने लिखवाया था इट इज +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आपने यहाँ -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 लिख दिया है? सो हियर नेगेटिव मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पोलैरिटी। इलेक्ट्रॉन की पोलैरिटी नेगेटिव होती है। इफ आई टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, नेगेटिव सिर्फ पोलैरिटी को इंडिकेट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटॉन। Proton, what is the mass on proton? So 1.67 into 10 to the power -27 kg. What is the charge on proton? So polarity is positive, 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Third is neutron. तो न्यूट्रॉन के ऊपर हमारे पास जो मास होता है इट इज अगेन 1.67 into 10 to the power -27 kg। और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? 0। इसके ऊपर चार्ज कितना है? 0। तो ये टेबल है, आपको ये यूनिट्स याद रखनी है एंड ये टेबल याद रखनी है, ये आपको हेल्प करेगी पूरे के पूरे चैप्टर में थ्रू आउट। इसे नोट कीजिए जल्दी। चलो भाई, अभी हम देख लेते हैं डिवाइस जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। सो इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस
जो हमें बताता है वेदर द बॉडी इज चार्ज और नॉट। ठीक है, सो इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस दैट tells us whether body is charged or not। ठीक है, कैसे पता लगाता है पहले एक बार जरा देख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप बना देता हूं मैं क्विकली। सो ये हमारे पास एक वैक्यूम चैम्बर है और यहां पे हमारे पास एक मेटेलिक रॉड है, इसके ऊपर लगी हुई है मेटेलिक नॉब। ओके, सो दिस इज मेटेलिक रॉड, this is metallic knob, this is metallic knob and ओके, इसके जस्ट नीचे गाइस यहां पे लगे होते हैं गोल्डन लीव्स। इलेक्ट्रोस्कोप इसको और क्या बोल देते हैं, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ऐसे भी आ रहा था। ठीक है, सो यहां पर क्या लगा होता है, गोल्ड लीव्स लगे होते हैं। तो अभी एग्जैक्टली क्या होता है कि कोई भी बॉडी जिसके मेरे को जो चेक करना है कि वो चार्ज है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वी विल ब्रिंग दैट बॉडी इन कॉन्टेक्ट विद द मेटेलिक नॉब। सपोज मैंने बोल दिया कि इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, एंड नाउ दिस रॉड इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द मेटेलिक नॉब। ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस यहां से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर मूव करेंगे एंड इस लीव के ऊपर आएंगे और कुछ इस लीव के ऊपर आ जाएंगे। अभी होगा क्या, इनिशियली द लीव्स आर लाइक दिस, now this is getting negative charge, this is also getting negative charge, negative will repel negative and this repulsion will confirm that whether the body that is brought in contact it is charged or uncharged। ठीक है, तो अगर ये सेपरेट हो जाते हैं तो हम क्या बोल देते हैं कि हमारे पास ये जो बॉडी है ये क्या थी, चार्ज थी। समझ में आ रही है चीज? तो अगर हम पॉजिटिव बॉडी को लेकर आते तब भी सेम ही होता, अगर मैं पॉजिटिव को लेकर आता तब भी क्या होता, सेम होता। तो इस केस में पॉजिटिव चार्ज मूव करते ड्यू टू कंसेंट्रेशन डिफरेंस एंड इधर पॉजिटिव आ जाता, इधर पॉजिटिव आ जाता, अगेन पॉजिटिव विल रिपेल पॉजिटिव एंड हेंस हम बोल देते हैं कि ये जो रॉड लेकर आ रहे हैं दिस रॉड इज चार्ज्ड। ठीक है, आई विल शो यू अ शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट, उससे आपको ये थोड़ा सा विजुअलाइज करने में और ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। देखो बड़े सिंपल से मटेरियल्स इसमें यूज करें। अरे कहाँ गया, चेक दिस। तो इसने टिश्यू पेपर यूज करें इंस्टेड ऑफ गोल्ड लीव्स। वैक्यूम क्रिएट कर दिया, कोम इज चार्ज। ओके, ठीक है, एक और है, ये देखो जरा, इसको देखो। सो ये देखो यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम का फॉइल है, अगेन सस्पेंडेड है, इस रॉड को लेकर आ रहे हैं। व्हेन दिस रॉड इज ब्रॉट क्लोजर तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है या फिर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है एंड दे आर रिपेलिंग ईच अदर। सो दिस कंफर्म्स दैट बॉडी इज चार्ज्ड। ठीक है, सबको समझ में आया इलेक्ट्रोस्कोप क्या है ना? चलो एक बार इलेक्ट्रोस्कोप के सर बारे में थोड़ा सा लिख लेते। हाँ हाँ प्रणील बोल। सर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करना चाहिए ना, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, नहीं नहीं, मैंने बोला कि अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा और इधर भी पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा।
ओके सर। है ना, मैंने दो अलग अलग केस बताए कि अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव आ जाता दोनों जगहों पे, पॉजिटिव है तो दोनों दोनों ओके लीव्स पे सर। पॉजिटिव आ जाता। ओके, राइट डाउन। इलेक्ट्रोस्कोप में इसमें लिखो पहला पॉइंट, when a charged body is brought in contact with metallic knob, first point is when a charged body is brought in contact with metallic knob, then due to concentration difference, then due to concentration difference, the charge moves from body to the leaves. Charge moves from the body to the leaves. तरीका वापस रिपीट कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। When a charged body is brought in contact with metallic knob, comma, then due to concentration difference, charge moves from rod to the metallic leaves. Both the leaves will have, full stop, both the leaves will have same charge and hence repels each other. Both the leaves have same charge and hence repel each other. Next point लिख सकते हो, this repulsion confirms that body is charged. This repulsion confirms that body is charged. ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें एक लास्ट चीज और लिख लेते, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट ना सिर्फ ये नहीं बताता है कि बॉडी चार्ज है या नहीं है, वो उसकी पोलैरिटी के बारे में भी बताता है। कैसे, देखो, सपोज ये जो रॉड है ये अननोन रॉड है, मतलब मेरे को नहीं पता व्हाट इज द पोलैरिटी ऑन दिस रॉड, मुझे नहीं पता है। सो आई ब्रॉट दिस रॉड and brought in contact with this metallic knob, the charge due to concentration difference it moves, और यहाँ पे लीव्स पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। मुझे नहीं पता पॉजिटिव आया, बट आई एम अज्यूमिंग कि पॉजिटिव आ गया। नाउ मुझे एक रेफरेंस पता है, रेफरेंस क्या है कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड ऑन सिल्क क्लॉथ, देन व्हाट इज द पोलैरिटी ऑन ग्लास रॉड, पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर इस रॉड को रिमूव कर देंगे, वी विल रिमूव दिस रॉड, we will remove this rod and we will bring a glass rod in contact with this knob। और मुझे पता है ग्लास रॉड के ऊपर किस तरीके की पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव। सो नाउ दिस पॉजिटिव पोलैरिटी विल मूव ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो अब देखो जरा, ऑलरेडी इसके ऊपर किस तरीके का चार्ज था, पॉजिटिव, यहां से पॉजिटिव चार्ज और आ गया, तो जिसकी वजह से रिपल्शन और ज्यादा क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर हमारे पास पॉजिटिव था और ग्लास रॉड लेकर आए तो और ज्यादा पॉजिटिव हो गया, तो इनके बीच का गैप क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, विच कंफर्म्स कि अननोन रॉड जो थी उसके ऊपर चार्ज कैसा था, पॉजिटिव चार्ज था। बट अगर नेगेटिव चार्ज होता, अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता, तो ग्लास रॉड को हम लेकर आते, तो नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, ग्लास रॉड से किस तरीके का चार्ज आता, पॉजिटिव चार्ज आता, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करता, कैंसल आउट कर देता। ड्यू टू दैट कैंसिलेशन इनके बीच का डिस्टेंस क्या कर जाता, डिक्रीज कर जाता। तो हम ये बोल सकते हैं दैट electroscope experiment not only explain about whether the body is charged or not, but it also tells us about the polarity of the charge। ठीक है, समझ में आ रही है बात सबको? ठीक है, लिख यस। लेते लास्ट पॉइंट इसमें, लिखो, this experiment tells us, gives us two information, this experiment gives us two information। first whether the body is charged
or uncharged, whether the body is charged or uncharged. Second, the polarity of the charge. Second is the polarity of the charge. ठीक है. So this was all about electroscope experiment. Now let's talk about types of charging method. Types of charging methods. So first type is charging by friction. Charging by friction. तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या है, देखो जरा. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या है? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. एक बॉडी है, इस बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर हम क्या करवा रहे हैं? रब करवा रहे हैं. तो जब हम रब करवाएंगे तो ड्यू टू फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस होगी. हीट प्रोड्यूस होने की वजह से जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स दे विल लीव one of the body and transfer to the other body, and the body that gives the electron becomes positively charged and the body that acquires the electron becomes negatively charged. This method is called as charging by friction. ठीक है, जल्दी से लिख लेते हैं, इसके बारे में लिखो. When two bodies rubbed over each other, when two bodies rubbed over each other, then due to friction heat is produced. Then due to friction heat is produced, and due to this heat the electrons jumps from the loosely bounded electrons jumps from due to this heat the loosely bounded electrons jumps from one body to the other. Jumps from one body to the other. This is called as charging by friction. This is called as charging by friction. Full stop. The body accepting the electrons becomes negatively charged. The body accepting the electrons becomes negatively charged. And its mass increases slightly. है ना, मास थोड़ा सा क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मास होता है. एंड इट्स मास इंक्रीजेस स्लाइटली. whereas body donating the electron becomes positively charged and its mass decreases slightly. Its mass decreases slightly. सेकेंड हमारे पास आ जाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन. चार्जिंग बाय कंडक्शन मतलब कि हम कर क्या रहे हैं, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में लेकर आ रहे हैं. सो व्हेन द टू बॉडीज आर ब्रॉट इन कांटेक्ट, चार्ज ट्रांसफर्स फ्रॉम वन ऑफ द बॉडी टू अनदर बॉडी. गाइस, इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी द आइडेंटिकल बॉडीज, whereas in chapter 2
बॉडीज विल बी नॉन आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? दे हैव सेम डायमेंशंस, मतलब दोनों का रेडियस सेम है और दोनों का मटेरियल सेम है। ठीक है, तो इस चैप्टर में चार्जिंग बाय कंडक्शन के बारे में पढ़ना है। वी विल कंसीडर द आइडेंटिकल बॉडीज। तो अब देखिए जरा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। वी आर हैविंग आइडेंटिकल बॉडीज। सपोज ये है हमारे पास एक बॉडी और दूसरी ये है। ठीक है, ख्वाहिश सही से बैठ। हाँ, दूसरी बॉडी है बी। बॉडी ए के ऊपर चार्ज है क्यू ए, बॉडी बी के ऊपर चार्ज है क्यू बी। तो ए के ऊपर बी से ज्यादा चार्ज है, ये हमें दिया गया है। अब होगा क्या कि व्हेन दीज आर ब्रॉट इन कांटेक्ट, देखो होगा क्या। देखो अभी होगा क्या, जैसे इस बॉडी को हम मूव करवाते हुए इसके साथ कांटेक्ट में लेकर आ रहे हैं, then this body is having higher concentration of charge. So charge starts moving from higher concentration to lower concentration. Charge move करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा the charge will decreasing, and जिसके ऊपर चार्ज कम है charge will increasing. The charge will move till the point the charge on both the bodies are not equal. In final stage the charge on both the bodies will be equal, और अब further charge जो है वो move नहीं करेगा। ठीक है, तो फाइनल कंडीशन में क्या हो जाएगा? फाइनल कंडीशन में बोथ द बॉडीज विल हैव सेम चार्ज क्यू ए डैश क्यू बी डैश, और ये चार्ज किसके इक्वल होगा? इट इज एवरेज ऑफ इनिशियल चार्ज कैरिड बाय द बॉडीज। समझ में आ रही है बात? मैंने क्या बोला? चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है? चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमारे पास दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं इस चैप्टर के अंदर। एक बॉडी के ऊपर चार्ज दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो जब हम इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर आते हैं, सो द बॉडी दैट इज हैविंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज, चार्ज स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम दैट बॉडी टू द बॉडी दैट इज हैविंग लोअर कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज। और ये चार्ज मूव करता रहेगा, तब तक मूव करेगा जब तक दोनों के ऊपर चार्ज की कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। एंड इन फाइनल स्टेज द चार्जेस ऑन बोथ द बॉडीज विल बी इक्वल, एंड दिस चार्ज विल बी एवरेज ऑफ इनिशियल चार्ज कैरिड बाय द बॉडी। एक एग्जांपल देके आपको बताता हूं। सपोज एग्जांपल, जैसे अगर एक बॉडी है और इसके ऊपर चार्ज है से +4 माइक्रोकूलम, वी हैव अनदर बॉडी, इसके ऊपर चार्ज है से +2 माइक्रोकूलम। नाउ दीज टू बॉडीज दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, दीज टू बॉडीज दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। इसको मैंने बोल दिया है ए, इसको मैंने बोल दिया है बी। सो इन फाइनल स्टेज द चार्ज ऑन बोथ द बॉडीज विल बी इक्वल, क्यू ए डैश इक्वल्स टू क्यू बी डैश, and it is equals to 4 plus 2 by 2, that is 6 by 2, that is 3 microcoulombs. So both the bodies will have 3 microcoulomb, है ना? अब हृदय ने बोला कि भाई सर एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर नेगेटिव, फिर क्या होगा? फिर देखो जरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दिस इज हैविंग 6 माइक्रोकूलम, और हृदय ने क्या बोला कि सर इसके ऊपर आप चार्ज ले लीजिए सपोज -4 माइक्रोकूलम। ठीक है, ओके, वी आर टेकिंग इट -4। So when these two bodies they are brought in contact, then according to charging by conduction, charge moves from one body to another. In final condition, okay, this is A, this is B. In final condition, charge on both the bodies will be equal. और ये किसके इक्वल होगा? 6 प्लस -4, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2/2, दैट इज 1 माइक्रोकूलम। मतलब दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? 1 माइक्रोकूलम। समझ में आ रही है बात आपको? दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। लिख लेते हैं, फिर मैं एक न्यूमेरिकल आपको अभी करने के लिए दूंगा और एक न्यूमेरिकल आपको एज अ होमवर्क देने वाला हूं। राइट डाउन, व्हेन टू आइडेंटिकल बॉडीज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, व्हेन टू आइडेंटिकल बॉडीज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट having different charges QA and QB, having different charges QA and QB, ब्रैकेट में लिखना QA ग्रेटर देन QB, ब्रैकेट में लिखना QA ग्रेटर देन QB,
then due to concentration difference, charge moves from higher concentration to lower concentration. Charge moves from higher concentration to lower concentration. And in final state, the charge on both the bodies are equal. The charge on both the bodies are equal. And is equal to average of the initial charges on the body, and is equal to the average of the initial charges on the body. ये वाली चीज, ये वाले साइड इतना नोट कर लो, एग्जाम्पल नोट करने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट नोट कर लो। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं, और इस न्यूमेरिकल से आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। सपोज नाउ वी आर हैविंग 3 आइडेंटिकल बॉडीज, A, B, C. A is having charge QA, B is having charge QB, and C is neutral. Neutral means zero charge. Now question says, find final charge on A, B, and C when A is touched with C and then removed and then touched with B. ठीक है, पहले A को हमने C के साथ टच करवाया, रिमूव किया, एंड देन A को हमने C के साथ टच, B के साथ टच करवाया। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें A, B और C के ऊपर, एंड देन रिमूव्ड एंड देन टच विद B। तो आंसर देखते हैं। सो A is brought in contact with C. So when A is brought in contact with C, तो यहां पर क्या आएगा, देखो जरा ध्यान से देखना। सो A QA dash QC dash, it is equals to average of initial charge. A के ऊपर चार्ज कितना है, QA. C is electrically neutral, so 0 divide by 2. So we can say that charge on A and C in this condition is QA by 2. Now A is brought in contact with B. तो हम लिख सकते हैं A and B are brought in contact. अब देखना जरा, A के ऊपर नया चार्ज मैंने बोल दिया QA डबल डैश, B के ऊपर न्यू चार्जेस QB डैश, and it is equals to average of initial charge carried by the bodies. So what is now the new initial charge on A? It is QA by 2.
So new initial charge on A is QA by 2. What is initial charge on B? It is QB divided by, तो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा? It is QA plus 2QB by, तो therefore A के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? It is QA plus 2QB by 4. B is having charge QA plus 2QB by 4 and C is having charge QA by 2. बोलो भाई, समझ में आया है सबको? ओके चलो, राइट डाउन वन होमवर्क प्रॉब्लम. We will discuss that problem in next class. So write down in previous problem, what will be the final charges on A, B and C? What will be the final charges on A, B and C when A is touched with B, when A is touched with B, and then A is touched with C, and then A is touched with C. ठीक है, तो ये आपका होमवर्क प्रॉब्लम है, इसे आप ट्राई कर कराएंगे.